यष्टि के दिमाग की बत्ती अब जल गई कि एकांश ने क्या कहा था। तो श्रेया एकांश सर की भतीजी है। यष्टि ने सुनीता जी से कहा तो सुनीता जी ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। श्रेया इस समय टीवी के सामने बैठकर कार्टून देख रही थी। यष्टि ने सुनीता जी से इंटरेस्ट लेते हुए पूछा, सुनीता जी, अगर एकांश सर श्रेया के चाचा है तो श्रेया के मम्मी पापा कहाँ हैं? सुनीता जी ने थोड़ा उदास होते हुए उसे बताया, बेटा उनके एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है, तभी से श्रेया के माँ और बाप दोनों एकांश ही है। वो श्रेया से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। यष्टि ने सुनीता जी से पूछा, तो जब श्रेया के माँ पापा की डेथ हुई थी उस समय श्रेया कितनी बड़ी थी? सुनीता जी ने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा, बेटा ये अभी 5 महीने पहले की बात है। तुमने न्यूज़पेपर में शायद पढ़ा भी होगा ट्रैजिक एक्सीडेंट के बारे में। ये वही एक्सीडेंट था। दोनों की डेड बॉडी भी कार के साथ ही जल चुकी थी, कुछ नहीं मिला। सुनीता जी ये सब कुछ बोलते हुए उदास हो गई थी। सुनीता जी की बात सुनकर यष्टि भी अब उदास हो गई थी। उसने सुनीता जी से पूछा, क्या यही वजह है कि श्रेया इतनी चुप चुप रहती है? सुनीता जी ने बड़े भारी मन से उसकी बात का जवाब दिया, हाँ, तब से इस बेचारी ने एक शब्द भी नहीं बोला। एकांश पापा ने इसको अच्छे से अच्छे डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। सब यही कहते हैं कि ये सब शॉक की वजह से हुआ है, जिससे श्रेया बेटी अभी तक उबर ही नहीं पाई। सुनीता जी की आंखें झलक आई थी ये सब कुछ बताते हुए। यष्टि को अब एहसास हुआ कि एकांश इतना गुस्से में क्यों रहता है। शायद इसकी वजह श्रेया की ऐसी हालत ही है। और बेचारी श्रेया, वो तो जैसे हंसना और बोलना ही भूल गई हो। यष्टि जाकर श्रेया के पास बैठ गई। दोनों ने टीवी पर कार्टून देखे। फिर यष्टि ने सोचा कि वो श्रेया को बाहर घुमा कर ले आए, इससे उसे बेटर फील होगा। सुनीता जी इस समय वहां नहीं थी, तो यष्टि श्रेया को बिना उन्हें बताए ही अपने साथ लेकर चली गई। वो लोग पास ही में बीच साइड पर गए थे। वहां यष्टि ने श्रेया को बॉइल्ड स्वीट कॉर्न खिलाया, फिर उन्होंने कॉटन कैंडी खाई। थोड़ी देर की बीच वॉक करने के बाद दोनों घर के लिए निकल गए। इधर एकांश ने अपने रूटीन के अकॉर्डिंग सुनीता जी को ठीक 11 बजे फोन किया, लेकिन सुनीता जी को श्रेया और यष्टि कहीं दिखाई नहीं दी। सुनीता जी ने एक सर्वेंट से पूछा, तब उन्हें पता चला कि यष्टि श्रेया को बाहर घुमाने लेकर गई है। फोन पर एकांश को जब ये पता चला तो उसके गुस्से का जैसे ज्वालामुखी फूट गया। उसने फौरन अपना कोट उठाते हुए अपने हाथ पर डाला और जल्दी में वहां से निकल गया। रास्ते में वो यष्टि को फोन करने की लगातार कोशिश कर रहा था, लेकिन यष्टि का फोन लग ही नहीं रहा था, जिसकी वजह से एकांश का गुस्सा और भी बढ़ता जा रहा था। एकांश घर पहुंचा और उसने सबसे पहले सुनीता जी को उनकी लापरवाही के लिए डांटा कि उनके होते हुए ये सब कैसे हो गया। यष्टि भी अब तक वापस आ चुकी थी। उसने श्रेया को उसके रूम में सुला दिया था और अब वो अपने रूम में बैठकर बुक पढ़ रही थी। सुनीता जी से पूछकर एकांश गुस्से में सीधे यष्टि के रूम की तरफ बढ़ गया। उसने गुस्से में पूरे जोर से दरवाजा खोला, जिससे यष्टि पूरी तरह घबरा गई। एकांश तेज कदमों से चलते हुए उसके पास गया और उसके हाथ से उसकी बुक को छीनकर दूर फेंक दिया और झुकते हुए यष्टि के दोनों हाथों को कसकर अपने मजबूत हाथों से पकड़ लिया। यष्टि की तो जैसे जान ही निकल रही थी एकांश को ऐसे गुस्से में देखकर। उसने एकांश की आंखों में देखा तो एकांश की आंखें जैसे आग उगल रही थी। यष्टि की तो आवाज ही निकलनी बंद हो गई थी। एकांश ने गुस्से में उसे झकझोरते हुए कहा, हाउ डेयर यू कि तुम श्रेया को बिना मेरी परमिशन और सिक्योरिटी के घर के बाहर लेकर गई। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि उसके लिए ये सब कितना खतरनाक हो सकता है। यष्टि को तो अब रोना आने लगा था एकांश के बिहेवियर से, लेकिन एकांश ने इस बात की कोई परवाह नहीं की। उसने अभी भी यष्टि के दोनों हाथों को कसकर थामा हुआ था। एकांश ने गुस्से में यष्टि की आंखों में झांकते हुए कहा, यष्टि, आई एम वार्निंग यू लास्ट टाइम, अपनी मनमानी करना बंद कर दो। अभी तुम्हें कुछ नहीं पता कि श्रेया के लिए क्या सही है और क्या गलत। तुमसे जितना कहा जाए बस उतना ही करो। और इतना कहते हुए एकांश ने यष्टि के हाथों पर से अपनी पकड़ ढीली कर दी और रूम से बाहर आ गया। बाहर आकर उसने एक गहरी सांस ली और अपने रूम की तरफ
के लिए काम कर रही है, कोई गुलाम नहीं है। सोच सोचकर यष्टि बस रोए जा रही थी। यष्टि के फोन पर उसकी फ्रेंड सिया का इसी समय फोन आ रहा था। सिया ने जब यष्टि की रोती हुई आवाज सुनी तो उसे घबराहट होने लगी। कल ही तो यष्टि खुशी खुशी अपनी नई जॉब के लिए गई थी और आज वो ऐसे फूट फूट कर रो रही थी। सिया ने यष्टि को रिलैक्स होने के लिए कहा और उसे सब कुछ बताने को कहा। यष्टि ने अपने आंसू पोंछे और पास वाली टेबल पर ग्लास में रखा हुआ पानी उठाकर उसे एक घूंट में खत्म कर दिया। अब यष्टि ने सिया को सब कुछ बता दिया जो कुछ भी हुआ था। इस पर सिया ने गुस्सा होते हुए कहा, यार ये इंसान अपने आप को समझता क्या है? तो एक काम कर, वो जॉब छोड़कर अभी के अभी वापस आ जा। कोई जरूरत नहीं है इस राक्षस की नखरे उठाने की। हम लोग तेरे लिए कोई दूसरी जॉब ढूंढेंगे। बोलते हुए उसने यष्टि को चुप कराया और उसे अपने पास आने के लिए मना लिया। यष्टि अपना सामान पैक कर रही थी जब सुनीता जी उसके रूम में आई। उन्होंने देखा कि यष्टि अपना सामान पैक कर रही है तो उन्होंने जाकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन यष्टि ने उनकी एक बात भी नहीं सुनी और वो बस रोते रोते अपना सामान पैक करने लगी। तभी सुनीता जी की नजर यष्टि के दोनों हाथों पर छपी हुई उंगलियों के निशान पर पड़ी। अब सुनीता जी को समझते देर नहीं लगी कि आखिर बात क्या है। ये सब एकांश ने ही किया था। वो दौड़कर एकांश के रूम में गई और उसे जाकर बताया, यष्टि बेटी घर छोड़कर जा रही है। क्या हुआ है तुम दोनों के बीच? तुमने उसे हर्ट किया है क्या? वो बहुत बुरी तरह से बस रोई जा रही है। एकांश का गुस्सा जो अभी तक शांत नहीं हुआ था, ये सब सुनकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसने अपनी मुट्ठियां भींची और अपनी ड्राइव से एक पेपर निकाला और यष्टि के रूम की तरफ बढ़ गया। सुनीता जी एकांश को रोकने के लिए उसके पीछे आ रही थी, लेकिन एकांश ने गुस्से में उनकी तरफ पलटते हुए कहा, लेट मी हैंडल दिस, डोंट इंटरफेयर। एकांश यष्टि के रूम में अब तक आ गया था और अंदर आकर उसने रूम को अंदर से बंद कर दिया। यष्टि एकांश के ऐसा करने से अब और भी घबरा गई, क्योंकि जिस तरह से एकांश उसे अभी घूर रहा था, ऐसा लग रहा था कि आज वो उसे खा ही जाएगा। एकांश के कदम यष्टि की तरफ बढ़ रहे थे और साथ साथ में यष्टि के कदम पीछे हट रहे थे। यष्टि एकांश को लगातार बोले जा रही थी, आप आगे क्यों बढ़ रहे हो? दूर रहो मुझसे। देखिए मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी, वहीं रुक जाइए। लेकिन एकांश को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। उसके कदम आगे बढ़ते जा रहे थे। आखिर वो पॉइंट आ ही गया जब यष्टि के पास पीछे हटने की जगह ही नहीं बची थी। वो जाकर वॉल से सटकर खड़ी हो गई। उसने अपनी आंखें घबराहट में बंद कर ली। एकांश जो कि अब तक उसकी तरफ बढ़ा जा रहा था, एकदम से रुका और अपने हाथ में लाए हुए उस पेपर को यष्टि के चेहरे के सामने करते हुए कहा, ओपन योर आइज एंड सी दिस। यष्टि ने अपनी आंखें नहीं खोली तो एकांश ने उससे कहा, लिसन, मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाना चाहता, तो बेटर होगा अपनी आंखें खोलो और इसे देखो। एकांश की बात सुनकर यष्टि ने अपनी आंखें खोल दी। यष्टि ने देखा कि एकांश ने उसके चेहरे के सामने एक पेपर किया हुआ था जो कि यष्टि का वर्क एग्रीमेंट था। इस पेपर पर तो यष्टि ने कल साइन किए थे। एकांश ने गुस्से में उससे कहा, इस एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा है कि तुम अगले 1 साल तक ये जॉब नहीं छोड़ सकती, अंटिल आई अप्रूव। और अगर तुमने जॉब छोड़ी तो then you have to pay 1 year salary in one shot, which is approx 36 lakhs। अब अगर तुमने जॉब छोड़ने का प्लान बना ही लिया है तो मुझे पेनाल्टी अमाउंट देकर जाना। इतना बोलते हुए एकांश वहां से फौरन बाहर चला गया। जब एकांश बाहर आया तो सुनीता जी ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। एकांश ने बड़े कॉन्फिडेंस में उनसे कहा, शी इज नॉट गोइंग एनीवेयर, और वो वहां से सीधे अपने रूम में चला गया। इधर यष्टि को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था एकांश के इस बिहेवियर पर। वो मनी मन उसे कोस रही थी, कितना क्रूअल, एरोगेंट, पत्थर दिल इंसान है। पता नहीं इंसानियत भी है इस इंसान में या फिर नहीं। अपनी भतीजे की तरफ मुझे भी आंख कैद करना चाहता है ये राक्षस। सही कहा था सिया ने, इंसान नहीं है ये, डेविल है, डेविल। बोलते हुए यष्टि एक बार फिर से रोने लगी। इधर सुनीता जी रूम में आई तो उन्होंने यष्टि को रोते रोते अपना सामान अनपैक करते हुए देखा। वो ये तो समझ गई कि एकांश ने यष्टि को रोक लिया है, मगर कैसे? उसने कहीं यष्टि के साथ कुछ गलत तो नहीं किया? एकांश ऐसा कुछ नहीं कर सकता। वो इसी उधेड़पुर में थी जब उसने जाकर यष्टि के कंधे पर अपना हाथ रखा। यष्टि एकदम से चौंक कर पलट गई। जैसे ही उसने अपने सामने सुनीता जी को खड़े हुए देखा, वो फौरन उनके गले से लगकर रोने लगी। वो अंदर तक घबरा गई थी। एकांश
एकांश के इस तरह के बिहेवियर को देखकर, क्योंकि आज तक कभी उसके पापा ने भी उसे ऐसे नहीं डांटा था जैसे आज एकांश ने उसे डांटा था, जबकि एकांश ने उस एग्रीमेंट का इस्तेमाल सिर्फ यष्टि को रोकने के लिए किया था। उसने एक्सीडेंट के बाद से आज पहली बार श्रेया को किसी के लिए रिस्पॉन्स देते हुए देखा था। सिर्फ इसी वजह से वो उसे वहां रोकना चाहता था। रोकर थोड़ा हल्का महसूस कर रही थी। सुनीता जी ने उसे सहारा दिया। यष्टि रोते रोते फ्लोर पर ही बैठ गई थी, लेकिन अब जाकर वो थोड़ा संभली थी। यष्टि का चेहरा पूरी तरह रोने से सूज गया था और उसकी आंखें और नाक भी एकदम लाल हो चुके थे। यष्टि अपने मन में यही सोच रही थी, अगर मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन ही कर दिया और मैं कहीं नहीं जा सकती तो अब मैं श्रेया को अपने तरीके से संभालूंगी। कौन एक बच्ची के साथ ऐसा करता है? उसके साथ भी जरूर ऐसा ही सलूक करते होंगे। खड़ूस, राक्षस, एक नंबर के डेविल। यही सब बड़बड़ाती हुई यष्टि वहां से उठकर बाहर आ गई। यष्टि सबसे पहले श्रेया के रूम में गई, ये देखने कि वो जाग तो नहीं गई। श्रेया अभी भी सो रही थी। उसे श्रेया से पहली मुलाकात में ही एक अटैचमेंट सा हो गया था। यष्टि जाकर उसके सिरहाने बैठ गई। वो धीमी आवाज में उससे बातें कर रही थी, बिना इस उम्मीद के कि वो कोई जवाब देगी। कोई ऐसा करता है क्या किसी के साथ? मुझे तुम्हारे चाचा बिल्कुल नहीं पसंद। स्मार्ट और हैंडसम होना ही सब कुछ नहीं होता। इंसान का दिल भी अच्छा होना चाहिए, जो उनके पास है ही नहीं। वो बहुत क्रूअल है। उन्हें किसी के दर्द से कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा भी मैंने क्या कर दिया था? ये सब बातें बोलते हुए यष्टि की आंखें एक बार फिर से नम हो गई। यष्टि को अपने गालों पर छोटे छोटे हाथों का टच महसूस हुआ। ये श्रेया के हाथ थे जो यष्टि के आंसुओं को पोंछ रही थी। यष्टि ने बड़ी हैरानी से श्रेया की तरफ देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि श्रेया एकांश की भतीजी है। एक तरफ एकांश जिसने यष्टि को हर्ट करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा, और दूसरी तरफ श्रेया है जो उसके आंसू पोंछ रही थी। यष्टि ने श्रेया को गले से लगा लिया। श्रेया ने कुछ बोला नहीं, लेकिन उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे यष्टि का रोना अच्छा नहीं लग रहा है। यष्टि ने जब श्रेया को अपने लिए परेशान होते देखा तो उसने अपने आप को संभाल लिया और श्रेया से कहा, बेटा आंटी तो बस ऐसे ही थोड़ी उदास है, लेकिन तुमने आंटी का मूड एकदम ठीक कर दिया है। चलो इसी बात पर मैं आज तुम्हारे लिए टेस्टी सी कुकीज बनाती हूँ। तुम्हें कुकीज पसंद है ना? बोलते हुए उसने श्रेया को अपनी गोद में उठाया और बाहर आ गई। बाहर आकर उसने देखा तो एकांश इस समय जा चुका था। यष्टि ने थोड़ी चैन की सांस ली, क्योंकि वो एकांश को फेस नहीं करना चाहती थी, खासकर उस सब के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। उसने श्रेया को ले जाकर किचन काउंटर पर बिठाया और उससे बातें करते करते वो उसके लिए कुकीज बनाने लगी। श्रेया बड़े ध्यान से उसे देख रही थी। थोड़ी ही देर में यष्टि ने काफी सारी कुकीज बना ली और सबसे पहले उसने श्रेया को टेस्ट कराई। यष्टि के हाथों में जैसे जादू था। श्रेया ने वो कुकीज बड़े ही शौक से खाई। उसे इंसिस्ट नहीं करना पड़ा उन्हें खाने के लिए। श्रेया ने खुश होते हुए यष्टि को गले से लगा लिया। रात हो चुकी थी और यष्टि श्रेया को खाना खिलाकर उसके रूम में ले गई, उसे सुलाने के लिए। श्रेया खामोश थी, लेकिन उसकी आंखों में देखकर यष्टि समझ गई थी कि वो नहीं चाह रही है कि वो उसे छोड़कर कहीं भी जाए। यष्टि श्रेया के बगल में लेटकर उसे कहानी सुना रही थी ताकि वो शांत हो जाए और चैन से सो जाए। इधर एकांश भी अब तक घर वापस आ चुका था। एकांश ने डिनर करने की जगह सुनीता जी से उसके लिए एक कप कॉफी उसके रूम में भिजवाने के लिए कहा। सुनीता जी ने एकांश के लिए कॉफी और साथ में यष्टि की बनाई हुई कुकीज भी एकांश के लिए उसके रूम में भेज दी। वैसे तो एकांश कॉफी के साथ कुछ भी लेना पसंद नहीं करता था, लेकिन सुनीता जी ने फिर भी उसके लिए कुकीज भेज दी थी, क्योंकि वो वाकई में बहुत लजीज बनी थी। एकांश जब शावर ले रहा था तो उसकी कॉफी उसकी टेबल पर आ चुकी थी। एकांश जल्दी से नहाकर बाहर आया तो उसकी नजर टेबल पर रखी हुई कॉफी और साथ में बोल में रखी हुई कुकीज पर पड़ी। एकांश ने देखते के साथ ही मुंह बनाया, लेकिन इस समय वहां डांटने के लिए उसे कोई दिखाई नहीं दिया। कुकीज देखने में काफी टेस्टी लग रही थी तो उसने उठाकर एक खानी शुरू कर दी, लेकिन उसे तो अच्छे से याद था कि उसके घर में आज तक कभी इस तरह की कुकीज नहीं बनी। वो मन ही मन उनकी तारीफ कर रहा था। सो डिलीशियस। एकांश जो अपने रूटीन के अलावा कुछ भी करना पसंद नहीं करता था, उसने वो सारी कुकीज खा ली थी। अब एकांश ने अपने कपड़े पहने और श्रेया को देखने के लिए वो उसके रूम में गया। उसने देखा यष्टि श्रेया को कहानी सुनाकर सुलाने की कोशिश कर रही थी। कुछ टाइम तक तो उसने दोनों को ऐसे ही देखा और फिर वो अंदर आ गया।
यष्टि उसे देखकर घबरा गई। उसे आज दिन में की हुई एकांश की हरकत याद आ गई, लेकिन इस समय एकांश का चेहरा काफी शांत नजर आ रहा था। एकांश जाकर श्रेया की दूसरी तरफ लेट गया। पूरे दिन से उसने श्रेया से कोई बात नहीं की थी। भले ही वो बोलती नहीं थी, लेकिन एकांश फिर भी उससे इसी उम्मीद में बातें करता था जैसे वो कभी तो उसकी बातों का रिस्पॉन्स देगी। श्रेया एकांश की तरफ पलटी और उसने एकांश को गले से लगा लिया। दूसरी तरफ से उसने अपने एक हाथ से यष्टि का हाथ थाम रखा था। एकांश ने एक नजर यष्टि पर डाली, जो अभी भी श्रेया को ही देख रही थी। एकांश को लगा जब तक श्रेया सो नहीं जाती वो वहीं रुकेगा, और यष्टि तो वैसे ही उसे सुलाए बिना वहां से नहीं जाने वाली थी। दोनों ही श्रेया के दोनों तरफ लेटे हुए थे। यष्टि के रोने की वजह से उसका चेहरा उतर गया था। श्रेया अभी भी एकांश को पकड़कर लेटी हुई थी। यष्टि ने अपने हाथ से उसके सर को सहलाया और उसे स्टोरी सुनाना जारी रखा, लेकिन स्टोरी सुनाते सुनाते वो खुद ही सो गई। एकांश ने जब नोटिस किया कि यष्टि सो गई है, उसने उसे ब्लैंकेट उड़ा दिया। जब वो उसे ब्लैंकेट उड़ा रहा था, तब उसकी नजर यष्टि के हाथों पर गई, जिस पर उसके हाथों के निशान छप गए थे, जब उसने दिन में यष्टि को बहुत स्ट्रांगली पकड़ा था। एकांश को बुरा लगा जो उसने आज यष्टि के साथ किया था, लेकिन वो इतना भी दरिया दिल नहीं था कि उससे इस बात की माफी मांग ले। एकांश उठकर वहां से जाने लगा, तब श्रेया ने उसके हाथ को पकड़कर उसे रोक लिया। अब वहां से लगभग उठ चुका एकांश एक बार फिर से श्रेया के बगल में लेट गया। थोड़ी ही देर में एकांश को भी वही नींद आ गई। श्रेया एकांश और यष्टि को थामे हुए सो चुकी थी। उस छोटे से बेबी बेड पर एकांश जैसा लंबा चौड़ा इंसान काफी सिमट कर सोया हुआ था। दूसरी तरफ यष्टि भी उसी बेड पर सोई हुई थी। सुबह जब एकांश की आंख खुली तो श्रेया उन दोनों के बीच से गायब थी, और यष्टि और एकांश एक दूसरे की बाहों में सिमट कर सो रहे थे। यष्टि का चेहरा एकांश की चेस्ट के एकदम नजदीक था, और उसका सर एकांश के हाथ पर था। यष्टि अभी भी काफी गहरी नींद में थी। यष्टि के चेहरे को उसके बालों ने ढक रखा था। एकांश की नजर यष्टि के गुलाबी होठों पर पड़ी। बालों की लटों में से झांक रहे थे और किसी गुलाब की पंखड़ी जैसे लग रहे थे। एकांश ने यष्टि को बड़े ही आहिस्ता से अपने हाथ पर से बेड पर लेटाया, और वहां से उठकर जाने को हुआ ही था कि यष्टि की आंख खुल गई। उसने जब एकांश को उस बेड से अपने नजदीक से उठते हुए देखा तो उसकी जैसे चीख निकल गई हो। वो जोर से एकांश पर चिल्ला दी, अब ये तो आपका रूम नहीं है ना? फिर आप यहाँ मेरे साथ एक ही बेड पर क्या कर रहे थे? एकांश, जिसका चेहरा अभी तक शांत था, उसने गुस्से में यष्टि को जवाब दिया, मैंने तुम्हें टच नहीं किया है, तुम ही मुझसे चिपक कर सो रही थी। और मैं ही था जो तुमसे अलग हुआ ना। तुम्हारा तो मन ही नहीं हो रहा था मुझे छोड़ने का, और मैं यहाँ ऐसे ही सोया था जैसे तुम सो गई थी। श्रेया ने कल रात मुझे जाने नहीं दिया। तो अपनी बकवास बंद करो और खुद को ज्यादा भाव देना बंद करो। इतना कहते हुए एकांश और यष्टि दोनों का ध्यान गया कि आखिर श्रेया कहाँ है। दोनों ने एक साथ कहा, श्रेया वो कहाँ है? और कहते के साथ ही दोनों उस रूम से बाहर आ गए। एकांश ने देखा श्रेया नीचे सोफे पर बैठी हुई अपने टॉयज के साथ खेल रही थी। ये छोटी सी मासूम बच्ची ही थी जो एकांश का दिल पिघला सकती थी। उसने एक रात के लिए ही सही दोनों को एक दूसरे के काफी करीब ला दिया था। एकांश की अब जाकर जान में जान आई, और यष्टि भी थोड़ी रिलैक्स हुई। वो वहां से अपने रूम में चली गई नहाने। इधर एकांश भी अपने जिम चला गया, अपने रूटीन को फॉलो करते हुए। एकांश जब अपने जिम में था तो उसे याद आया कि यष्टि के हाथों पर कल उसकी मजबूत पकड़ से निशान बन गए थे। उसने अपना जिम खत्म किया और अपने मेडिकल बॉक्स से ऑइंटमेंट निकाला और सीधे यष्टि के रूम की तरफ गया। उसने यष्टि के रूम का डोर 2 से 3 बार नॉक किया, लेकिन यष्टि ने रूम नहीं खोला। एकांश को लगा शायद वो रूम में नहीं है, तो उसने सोचा कि वो ऑइंटमेंट को उसकी टेबल पर रखकर वहां से बाहर आ जाएगा। एकांश ने यही सोचते हुए उसके रूम का दरवाजा खोला और वो अंदर आ गया। उसने सच में यष्टि को रूम में नहीं पाया, तो उसने जाकर वो ऑइंटमेंट वही टेबल पर रख दिया। लेकिन तभी वॉशरूम का डोर खुला और यष्टि नहाकर बाहर आई। ये बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड मोमेंट था एकांश और यष्टि दोनों के लिए। यष्टि सिर्फ टॉवल में थी और इस समय एकांश को वहां एक्सपेक्ट कर ही नहीं रही थी। उसने उस टॉवल को अपनी चेस्ट से बांधा हुआ था, जिसकी वजह से वो टॉवल उसके थाइस तक ही आ रही थी। उसके बाल पूरी तरह से भीगे हुए थे और उसके कंधों पर बिखरे हुए थे, जो कि उसकी कमर तक आ रहे थे। हल्के गर्म पानी में नहाने की वजह से उसकी स्किन एकदम गुलाबी हो गई थी। एकांश एकदम बेशर्मों की तरह उसे एक टक देखे ही जा रहा था। यष्टि बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी उस समय।
एकांश ने रूम में एंटर होते हुए इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था कि यष्टि ने अपने कपड़े पहनने के लिए बेड पर निकाल कर रखे हुए थे। यष्टि ने फुर्ती से अपने हाथों से अपनी चेस्ट को कवर कर लिया। वो एक बार फिर एकांश पर चिल्ला पड़ी। अब ये भी मेरी गलती होगी कि आप मेरे रूम में बिना नॉक किए आ गए और ऊपर से मुझे ऐसे घूर घूर कर देख रहे हैं। आपको क्या बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? अब एकांश ने अपनी चुप्पी तोड़ी और यष्टि को जवाब दिया। मैंने नॉक किया था लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया। मैं तुम्हारे लिए ये ऑइंटमेंट लेकर आया था ताकि तुम अपने हाथों पर लगा लो। और रही बात तुम्हें घूरने की, तो तुम इतनी भी खूबसूरत नहीं हो जो मैं तुम्हें घूरूंगा। ऐसे भी मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर इतनी इनसिक्योरिटी है तो अपना रूम लॉक करके ये सब काम किया करो। यष्टि ने गुस्से में एकांश को जवाब दिया। ले जाइए इसे वापस, मुझे आपका ऑइंटमेंट नहीं चाहिए। जो निशान आपने दिए हैं उससे मुझे याद रहेगा कि आप कितने क्रूर इंसान हैं। अब प्लीज आप बाहर चले जाइए। इतना कहते हुए यष्टि ने डोर की तरफ इशारा किया। अब एकांश ने शरारत भरे लहजे में यष्टि से कहा, बी केयरफुल, कहीं गुस्से में तुम्हारा टॉवल ना गिर जाए। इतना कहते हुए एकांश वो ऑइंटमेंट वहीं छोड़कर अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लेते हुए बाहर आ गया। इस बार एकांश के दिल की धड़कनें थोड़ी बढ़ गई थी, लेकिन उसने बहुत जल्दी अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल किया और अपने रूम में नहाने के लिए आ गया। जब एकांश की बॉडी शावर में भीग रही थी तब उसकी आंखों के आगे यष्टि का ही ख्याल आ रहा था, जब वो भीगी भीगी सी टॉवल में सिमटी हुई उसके सामने खड़ी थी। एकांश ने उस थॉट को दूर झटका और जल्दी से नहाकर वो बाहर आ गया। एकांश को लगा इन सब इंसिडेंट को भूलने के लिए उसे कहीं बाहर चले जाना चाहिए, क्योंकि ये सब उसके साथ पहली बार हो रहा था। अगर वो वहां से दूर रहेगा कुछ दिनों के लिए तो शायद उसका दिमाग इन ख्यालों से हटेगा जो उसे यष्टि के आने के बाद से आने लगे थे। एकांश ने अपना लैपटॉप बैग उठाया और बिना ब्रेकफास्ट किए ही वहां से निकल गया। उसने रास्ते से ही सुनीता जी को फोन किया। हेलो सुनीता जी, आप मेरा बैग पैक कर देना 4 दिन के लिए। मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ। मैं अनुज को भेजूंगा तो आप उसे मेरा लगेज बैग और पासपोर्ट दे देना। अपनी बात बोलकर एकांश ने फोन रख दिया। इधर यष्टि नहाकर नीचे आई तो एकांश वहां से जा चुका था। उसने चैन की सांस ली और फिर उसने श्रेया के लिए ब्रेकफास्ट बनाया। दोनों ने साथ में ही ब्रेकफास्ट किया। यष्टि का आज प्लान था कि वो आज श्रेया को गार्डन तक घुमा कर लाएगी, क्योंकि वो चाहती थी कि श्रेया बाहर की दुनिया भी देख ले। सुनीता जी एकांश का बैग पैक करके नीचे ले आई थी। यष्टि ने सुनीता जी के हाथ में जब बैग देखा तो उसने उनसे पूछा, आप कहीं जा रही है क्या? सुनीता जी ने फौरन जवाब दिया, नहीं मैं नहीं, ये तो एकांश बाबा का बैग है। वो 4 दिन के लिए इंडिया से बाहर जा रहे हैं। सुनीता जी के मुंह से इतना सुनना था कि यष्टि तो खुशी से झूमने लगी। यष्टि ने एक्साइटमेंट में बोला, थैंक गॉड 4 दिन के लिए वो राक्षस घर पर नहीं है। उसने खुशी और एक्साइटमेंट में ये सब थोड़ा जोर से बोल दिया। उसकी ये बात वहां आए हुए अनुज के कानों में पड़ गई। उसे हल्की सी हंसी आई, क्योंकि वो भी जानता था कि एकांश किसी राक्षस से कम नहीं है। वो खुद भी उससे बहुत खौफ खाता था। यष्टि ने एक नजर अनुज पर डाली और परवाह किए बिना वो श्रेया को गार्डन में लेकर चली गई। इधर अनुज भी एकांश के बैग को लेकर उसके ऑफिस आ चुका था। अनुज ने उसका लगेज बैग उसे देते हुए कहा, बॉस आपको कुछ बताना है। एकांश काम करते करते रुका और अपनी एक आईब्रो उठाते हुए उसने अनुज से कहा, जल्दी बोलो मेरे पास टाइम नहीं है। अनुज ने एक सांस में बोल दिया, बॉस वो लड़की यष्टि खुश होते हुए कह रही थी कि राक्षस 4 दिन के लिए घर पर नहीं है। एकांश ने हैरान होते हुए कहा, अच्छा उसने ऐसा कहा? अनुज ने फुल ऑन शिकायत मोड में एकांश से कहा, यस बॉस मैंने खुद अपने कानों से सुना है। असल में तो अनुज ने ये सब एकांश की गुड बुक्स में आने के लिए किया था। इधर एकांश सोचने लगा, कमाल है ये लड़की, एक तो मेरे ही घर में है, ऊपर से मेरे ही जाने से इतनी खुश हो रही है। अब तो मैं कहीं नहीं जाने वाला। सोचते हुए एकांश ने नजरें उठाकर देखा तो अनुज अभी भी वहीं खड़ा था। इस सोच में कि एकांश उसे शाबाशी देगा, लेकिन एकांश ने दो टूक जवाब दिया, तुम अभी तक यहीं खड़े हो, अब तुम जा सकते हो। अब अनुज सोचने लगा, कह तो वैसे ठीक रही थी यष्टि। सोचते हुए अनुज एकांश के केबिन से बाहर आ गया। इधर यष्टि की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि उसके एक सेंटेंस ने उसकी इस खुशी को बहुत छोटा कर दिया था। उसका सामना एक बार फिर से एकांश से होने वाला था। यष्टि इस बात से पूरी तरह अनजान थी। इधर एकांश ने अपनी फ्लाइट्स के टिकट कैंसिल कराए और वहां से घर के लिए निकल गया। यष्टि ने श्रेया से कहा, चलो बेटा आज हम लोग ना ब्लाइंड फोल्ड खेलते हैं, क्या तुमने कभी ये गेम खेला है? श्रेया ने नाम से हिलाया तो यष्टि ने उसे समझाते हुए कहा, ठीक है फिर मैं तुम्हें खेल कर दिखाती हूँ, फिर तुम मुझे कॉपी करना।
ओके जान। श्रेया ने हाँ में सिर हिला दिया। सुनीता जी ने श्रेया को पूरी तरह से यष्टि के साथ इन्वॉल्व देखा तो उन्होंने यष्टि से कहा, मैं रवि को लेकर मार्केट तक जा रही हूँ सब्जियां लेने, तुम दोनों खेलो। यष्टि ने ओके कहा और ब्लाइंड फोल्ड को अपनी आंखों पर बांधा। उसने अपने हाथ हिलाते हुए कहा, श्रेया बेटा, तुम्हें मुझसे बचना है और मैं तुम्हें पकड़ूंगी, और अगर तुम पकड़ी गई तो तुम हार जाओगी। ओके बेबी। श्रेया भी समझ चुकी थी कि उसे क्या करना है। आज तक न जाने कितनी ही नैनी एकांश ने रखी थी, लेकिन कोई भी श्रेया के साथ घुल मिल नहीं पाई थी और श्रेया के साथ इस तरह से बॉन्डिंग नहीं बना पाई थी। श्रेया जाकर सोफे के पीछे छिप कर बैठ गई। इधर एकांश भी अब तक घर वापस आ चुका था। उसने अपनी बॉडीगार्ड्स को बाहर ही रोका और वो घर के अंदर आ गया। यष्टि हॉल में ही श्रेया के साथ खेल रही थी जब उसे एकांश के कदमों की आहट सुनाई दी। कदमों की आवाज सुनकर उसी डायरेक्शन में बढ़ गई। कुछ ही देर में उसने आगे बढ़ते हुए एकांश को जाकर थाम लिया था। एकांश उसे ऐसा करते हुए बड़ी हैरानी से देख रहा था। यष्टि को अब तक एहसास हो चुका था कि जिसको उसने पकड़ा है वो श्रेया तो बिल्कुल नहीं हो सकती। यष्टि ने एकांश के चेहरे को टटोला तो उसे एकांश की हल्की बढ़ी हुई शेप महसूस हुई। उसने अपने ब्लाइंड फोल्ड को खोला तो वो एक बार फिर से एकांश को थामे हुए खड़ी थी।